सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। व्यापार के ईद स्पेशल प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगा और ईद का पुरमसरत मौका है। व्यापार की पूरी टीम की जानिब से आप तमाम देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और चूँकि आज ईद का ख़ास मौका है तो बड़े ख़ास मेहमानों को आज हमने स्टूडियो में दावत दी है कि उनको बुलाएं और उनसे हम बात करें और ऐसे मौजू पर जिसमें आम तौर पर आप मीडिया पर उसको इतना ज़्यादा डिस्कस होते नहीं देख रहे होते और एक थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस मामले को हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मुस्तहिक अफराद हमारे इर्द गिर्द होते हैं जो कि नॉर्मल लोगों की तरह ईद की खुशियां मनाने से कासिर होते हैं। इस वक्त हमारा मुल्क जिन माशी हालात का शिकार है, दो वक्त की रोटी ही किसी के लिए किसी को मैसर हो जाए ये बड़ा मुश्किल है। ऐसे हालात में गरीबों की मदद करना, गरीबों की इमदाद करना और ऐसे लोगों का ख्याल रखना कि जो खुशियों को बड़ी ही तरसी हुई नज़रों से देखते हैं और बड़ी महरूम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन चूँकि हमारी कौम भी जज्बे से भरपूर है और हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे फलाही इदारे बड़ा भरपूर काम कर रहे हैं कि वो इन लोगों को न सिर्फ कंसीडर करते हैं बल्कि इन तक पहुँचते हैं, इन तक हर तरह की इमदाद पहुँचाते हैं, इनके पेट भरने का इंतज़ाम करते हैं। और इसके साथ साथ अब इन्हें हुनरमंद बनाने के लिए भी, इन्हें एक माशरे का फाल शहरी बनाने के लिए भी बड़ी मुस्बत कोशिशें हो रही हैं। तो इस ईद के मौके पर वो तमाम लोग जो कि पीछे ये सारा काम कर रहे हैं और मंजर पर आम तौर पर उस तरीके से नहीं आते और फिर आगे बढ़कर हमारे मुल्क को जो चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है और कैसे मामलों को बेहतरी की जानिब ले जाया जा सकता है, इस पर भी आगे चलकर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मौजूद मेहमानों को आपसे तारुफ कराते हैं। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद गजाल साहब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के और नुमान अब्दुल मजीद साहब माहिर माशियात हैं हमारे साथ मौजूद हैं। तो गजाल साहब, ज़ाहिर है रमज़ान मुबारक का ये महीना है और इसमें बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग और ऐसे मुस्तहिक लोग जिनकी आप लोग मदद कर रहे होते हैं, क्या जज्बा होता है, किस तरीके से ये लोग आप तक पहुँच रहे होते हैं, आप लोग इन तक पहुँच रहे होते हैं और किस तरीके कार के तहत ये सारा मामला चल रहा होता है आगे? सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। खैर, बहुत अहम महीना था, बहुत बड़ा एफर्ट था। सैलानी ने रमज़ान के हवाले से जो काम किया वो पहली रमज़ान से शुरू नहीं किया था, क्योंकि रमज़ान की खुशियाँ रमज़ान से पहले देनी चाहिए। तो हमने अपना काम जो शुरू कर दिया था वो 16 शाबान से शुरू कर दिया था। राशन का सिलसिला, जो लोगों के रोज़गार का सिलसिला था, इस दफ़ा हमने रमज़ान से पहले ही प्लान किया था कि सिर्फ राशन नहीं बांटना, क्योंकि लोग बहुत सख्त मईशत के मसाइल में हैं। तो लोगों को सस्टेन करने के लिए उनको रोज़ाना कारोबार में चढ़ाना है। तो सैकड़ों लोगों को रमज़ान के हर रोज़ में कारोबार में चढ़ाया गया है। अच्छा। वो कारोबार ठेले का भी हो सकता है, वो कारोबार मोटरसाइकिल का भी था, रिक्शे भी थे। लोगों को कैश दुकानों दिलाई गई ताकि वो सामान डालें और दुकानें चलाएं। तो हर दिन लोगों के लिए चैलेंजेस का दिन था। तो हमने भी इस दफ़ा रमज़ान राशन से बढ़कर लोगों को रोज़गार देने पे लगाया। जो स्टूडेंट्स हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग से पास आउट हो रहे थे उनको हमने अलाय सामान दे के दिलाया ताकि वो अपना कारोबार कर सकें, CCTV का रिपेयरिंग कर सकें, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग कर सकें, लैपटॉप रिपेयरिंग कर सकें, सोलर सोल्यूशंस कर सकें। तो हमारा इस दफ़ा रमज़ान बड़ा चेंज था और हमारा ये फोकस था कि लोगों को पाँव पे खड़ा करना है ताकि राशन तो शायद 20 दिन का चले जाए, 15 दिन का चले जाए, मगर आज जो लोग रोज़गार पे चढ़े होंगे मुझे उम्मीद है कि आज उनके सवैयाँ भी बकी होंगी और आज ईद को सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो ये तब्दीली जो ये लेकर आए हैं सैलानी ट्रस्ट वाले और भी बहुत सारे फलाही इदारे काम कर रहे हैं, नुमान साहब ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि आप चलें किसी का पेट भर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको आपने राशन प्रोवाइड कर दिया, लेकिन उसकी एक मुद्दत होती है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा महीना चलेगा। लेकिन आपने किसी को बरसरे रोज़गार कर दिया तो अब वो खुद अपना वो इंतज़ाम कर सकता है जिसके लिए वो कल तक आपके ऊपर इन्हिसार कर रहा था। तो बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने कदम उठाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। देखें, इसकी जो इंस्पिरेशन हमें मिलती है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से मिलती है। बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक साहबी तशरीफ़ लाए और अपने हालात की तंगी की शिकायत की तो हुज़ूर ने ज़रा बिकवाई उनकी और आधे पैसे से घर में राशन डलवाया और आधे पैसे से कहा जाके कारोबार कर लो। जब नेक्स्ट टाइम आए, एक हफ़्ते या 10 दिन बाद आए, तो कहा कि मैं सेल्फ सस्टेनिंग हो गया हूँ। तो ये बैलेंस रखा था उन्होंने, हाफ़ एंड हाफ़ के आधे पैसों से उनकी वक्ती मुश्किलात को दूर कर दिया और आधे पैसों से उसको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। तो इंस्पिरेशन तो हमें हुज़ूर की ज़िंदगी से ही मिलती है। यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है और इसके लिए हमारे पास वसाइल का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि पाकिस्तान में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 500 अरब से 1000 अरब तक की चैरिटी होती है साल की।
उसकी वजह ये है कि दुनिया भर में जो ग्लोबल एवरेज है वो 1% ऑफ GDP है। पाकिस्तान में भी चंद सालों पहले एक सर्वे हुआ था, इसी किस्म के फिगर सामने आए थे कि चैरिटी तो देती है, कौम टैक्स नहीं देती। तो अब आप 1% के हिसाब से लगाएं, तकरीबन हमारे मुल्क में चैरिटी साल की जो बनती है वो 500 से 1000 अरब की है। अब हमारा जो मशहूर ज़माना PSDP प्रोग्राम है, जिसके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं, सारी चीज़ें भी हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है, तो उसमें भी जो है आप जानते हैं कि वो भी उसमें कितना आवाम तक पहुँचता है, कितना नहीं पहुँचता है, वो एक अलग डिस्कशन है, हमें पता है सब कुछ। वर्ल्ड बैंक IMF से हमें कितने पैसे मिलते हैं, कभी $10 मिलियन, $20 मिलियन। IMF आपको 5-6 साल के लिए जो है वो $2-3 बिलियन दे देता है, जिसके लिए आपका इंटरेस्ट रेट आप देख लें, सारी इकॉनमी बैठ जाती है, कितनी मुश्किल शराइत आपने माननी पड़ती हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो चैरिटी का ज़कात का अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है, उसका जो पोटेंशियल है वो उसमें इतना पोटेंशियल है कि हम अपनी कौम के हालात को रिवर्स कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, बशर्ते कि सिर्फ हमें ये सोच देनी होगी, किसी ने कहा ना कि जो चैरिटी इदारे हैं, फलाही इदारे हैं, और इंक्रीजिंगली उनको ये सोच देनी होगी। और इसमें ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक है कि जो पढ़ा लिखा तबका है, हमारी जो अगली जनरेशन है, नई जनरेशन है, वो इस बात की पहले तो ये था ना कि हाँ भाई अच्छा इदारा है, अच्छा काम कर रहा है, नेक आदमी, उसको दे दो। लेकिन अब जो लोग हैं, जो नई जनरेशन आ रही है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी, खलीजी मालिक में भी, वो इम्पैक्ट एनालिसिस है, वो ये देखते हैं कि पैसा जो खर्च हो रहा है, हम दे रहे हैं, उससे किसी की ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आ रही है। और मतलब ये इंटेंशन जो है लोगों की, जो चैरिटी पर इस वक्त रिलाई कर रहे हैं, जो इनसे मदद लेते हैं, इमदाद लेते हैं, उनकी इंटेंशन पर इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंस है कि वो खुद से कोई काम करना चाहते हैं, बरसरे रोज़गार आना चाहते हैं, या फिर वो उनका माइंड सेट ये है कि बस उन्हें इमदाद मिलती रहे, कोई माहाना उन्हें राशन भी मिलता रहे और ज़िंदगी का पहिया उनका इसी तरह चलता रहे। देखिए, मैं तो इस तरह समझता हूँ कि बहुत थोड़ा सा तबका ऐसा इसमें से होता है कि जिसकी ये सोच होती है कि बस धक्का मार चलता रहे, इमदाद पे ही काम चलता रहे। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर बहुत तवील अरसे तक किसी इंसान को अगर कोई मौका ही ना मिले या उसका हाथ ना पकड़ा जाए, तो हरामी एक इंसान की फितरत का है कि वो उसमें आ जाती है। लेकिन अगर जो है इब्तिदा में कोई भी ऐसा नहीं होता, इब्तिदा में कोई शख्स बुरा नहीं होता, लेकिन हमें उनका हाथ पकड़ना होता है। देखिए, इसमें होता क्या है, सबसे पहली चीज़ है कि आप जब किसी शख्स की मदद करते हैं तो मदद इस तरह हाफ हार्टेड नहीं होती, उसका अपना हाथ पकड़ के उसको साथ लेके चलना होता है। मैं इसकी अक्सर मिसाल ये दिया करता हूँ कि हमारे अपने बच्चे हैं, अगर हमने उनकी जब तालीम पे उनको पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा जब से पैदा होता है वहाँ से लेकर और कम से कम आज के ज़माने में जब तक उसका बैचलर्स मास्टर 23 से 25 साल तक के बच्चा नहीं हो जाता, हम उसका कदम कदम पे हाथ पकड़ते हैं, उसको गाइड करते हैं, उसको तालीम दिलवाते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों के लिए 25 साल तक मेहनत कर सकते हैं, तो क्या हम किसी गरीब आदमी के बच्चे के 2 साल मेहनत नहीं करते? तो कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट ने हमारे मुल्क में भी कुछ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे गवर्नमेंट इनसे पार्टनरशिप की है, लेकिन वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मैं ये समझता हूँ कि अभी पिछले दिन फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था ना कि हमें इस जो PSDP वाला पार्ट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना होगा, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सबसे अहम रोल जो है हमारी NGOs का है, क्योंकि उनकी जो आउटरीच गरीब आदमी तक है वो किसी और इदारे की नहीं है। सही। तो अब गज़ाल साहब, ये जो वेरिफिकेशन होती है आप लोगों की, ये किस तरह से आप करते हैं? यानी कोई एक मुस्तहिक शख्स है, वो आप तक पहुँच गया, अब आप कैसे उससे मुतालिक इंक्वायर करते हैं कि हाँ ये हम जिस बंदे की मदद कर रहे हैं, किसी को हम मोटरसाइकिल लेकर दे रहे हैं, रिक्शा लेकर दे रहे हैं, कोई सब्ज़ी का ठेला लगवा रहे हैं, तो ये वाकई इसका अहल भी है? देखिए, जैसे नुमान ने बताया कि हमारा आउटरीच प्रोग्राम बहुत मजबूत है। सैलानी पिछले 25 साल से काम कर रही है और रोज़ाना एक काम कर रही है। जब रोज़ाना एक काम किया जाता है तो उसमें महारत हासिल हो जाती है। जब कोई भी शख्स किसी मदद के लिए आता है तो उसकी इंक्वायरी कहते हैं कि वो माजी में क्या करता रहा है, उसका भी घर के सर्कमस्टेंसेस क्या है, उसके बाद मदद की जाती है। क्योंकि एज अ चेयरमैन बशीर फारूकी साहब, वो तो है ही अमानतों के अमीन, इदारा का तो एक ब्रिज है, सैलानी एक ब्रिज है, एक साहिब ऐसे आदमी से ले रहा है, एक गरीब आदमी तक पहुंचा रहा है, मगर इस ब्रिज को जितना मजबूत होगा उतना अच्छा काम हो रहा होगा। तो हम लोगों की इंक्वायरी कर रहे होते हैं, अमानतों को देख रहे होते हैं और उसके बाद उस तक पहुँचा रहे होते हैं। दूसरी बड़ी बात है जो आपके प्रोग्राम में नुमान भी कह रहे थे कि हमारी एडमिन कॉस्ट बहुत कम होती है NGOs की। जब कोई काम गवर्नमेंट करती है तो उसकी एडमिन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, बेनिफिशरी को बहुत छोटा सा मिलता है, बहुत बड़ी चीज़ तो एडमिन कॉस्ट और चीज़ों में गवाइस्ट हो जाती है। तो इसीलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होती रही। देखिए, माजी की हुकूमतों ने एक ज़माने में लंगर खाने खोले, हुकूमतों का लंगर खाने खोले नहीं था, उन्होंने हमारे साथ मिलकर खोले। आज भी उन लंगर खानों पे कल भी ईद के खाना चल रहा होगा, कोई लंगर खाने बंद नहीं किए हमने। तो वही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फ़ायदा होता है। स्कूल्स गए, अस्पताल गए, वहाँ क्वालिटी हेल्थ केयर काम हो रहा है, एजुकेशन में काम हो रहा है। तो अब हमारे पास, हम एजुकेशन में जब बात करते हैं, हम IT एजुकेशन सेक्टर में सैलानी से काम कर रहा है, वो रिमार्केबल काम हो रहा है। आज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सिस्को जैसे बड़े इदारे सैलानी का कनेक्टेड है और मिलकर काम करना चाह रहे हैं। कई हज़ार बच्चे, मतलब इकोनॉमी सस्टेन करने के लिए, अभी जैसे आप लोगों ने बात कर रहे थे, हमारा एक स्टूडेंट ऑन एवरेज $500 पर मंथ कमा रहा होता है।
और ऐसे 2-5 हज़ार बच्चे नहीं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के सारे प्रोग्राम? सराहनीय तो ही फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने वाले इदारे का नाम ना, हमारे तो कोई कॉस्ट होती ही नहीं है। डोनर्स अल्लाह का शुक्र है कि कर रहे होते सपोर्ट और जितने प्रोग्राम रन हो रहे होते। आज ऐसे कई हज़ार बच्चे पास आउट हो गए जो हर महीने 5,000 बाहर से लेकर आ रहे हैं। अच्छा। देखिए इन प्रोग्राम्स का आगाज़ कब हुआ? पब्लिक अवेयरनेस ये लोगों में है, लोगों को आइडिया है इन प्रोग्राम्स का? नहीं, ये अभी भी कम है, मगर देखिए जब हम एडमिशन्स खोलते हैं, हमने अभी ईद से पहले 11 नवंबर को अपने क्लास एडमिशन टेस्ट लिया था। वो नेशनल स्टेडियम कराची में हुआ था, 25,000 बच्चों ने अप्लाई किया था। सराहनीय पिछले 10 साल से पाकिस्तान का लीडिंग IT हब बना हुआ है। प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या गवर्नर सिंध का IT प्रोग्राम हो, वी आर द मेन रनिंग पार्टनर्स। फैकल्टी ट्रेनिंग करना, इस वक्त ICAP चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपके सबसे मेन आते हैं प्रोग्राम्स में, इनको डाटा साइंस सराहनीय स्कूल ऑफ बिजनेस पढ़ा रहा है। खाने खिला सकते, खाने की ज़रूरत है, हम भी खाना खिला रहे हैं और ये बहुत बड़ा काम है। एक पार्ट टाइम सपोर्ट दे देना एक जॉब वाले आदमी को बड़ी ज़रूरत है। मगर पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान से मुखलिसी है तो वो जो मौलाना बशीर फारूकी साहब ने 2012 से IT प्रोग्राम्स और वोकेशनल प्रोग्राम को स्ट्रेंथन किया है। आज हमारा स्कूल प्रोग्राम जो है, जो बिल्कुल बोल की बिल्डिंग के सामने एक पर्पस बिल्ड कैंपस खड़ा कर दिया हमने। बंगले में स्कूल नहीं खोला, रिवायती बिल्डिंग में नहीं खोला, पर्पस बिल्ड बिल्डिंग में स्कूल खोला। क्योंकि यार बच्चे कहाँ जाएंगे? करोड़ों बच्चों का इस दफ़ा जब ने रमज़ान से पहले मौलाना बशीर फारूक साहब ने अनाउंस किया था कि इंशाल्लाह 1 करोड़ बच्चे उसको पढ़ाना है, चाहे वो स्कूल में पढ़ाएँ, IT पढ़ाएँ, वोकेशनल पढ़ाएँ, बट 1 करोड़ बच्चों को स्कूलिंग सिस्टम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बिल्कुल उस इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक है जो कि प्राइवेट स्कूल्स में जो प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं। सबसे पहले तो प्राइवेट स्कूल वाले बंगलों में पढ़ाते हैं। हमने पर्पस बिल्ड कैंपसेस बनाए, प्लान्ड कैंपसेस बनाए। वहाँ की जो फैकल्टी है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो बड़े वेल ट्रेंड, इंटरनेशनली ट्रेंड है और उनको लिया जगह है और वो पढ़ा रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पढ़ा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सालों की बात है कि हमारे ही बड़े बच्चे पाकिस्तान में बड़ी सीट्स पर आएंगे और ये ज़रूरत थी। सिर्फ सराहनीय इस वक्त वो काम कर रहे, ज़रूरत थी। लास्ट ईयर अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानियों की वजह से, जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर है, हमने 13 बिलियन रुपए जमा किए लोगों के एहतियात से और इस साल बढ़ रहा है हिस्सा। लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो ज़रूरत वाला जो पॉइंट है कि ज़रूरत थी इन बच्चों को पढ़ाने की, इस पर मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। नुमान साहब की इस पर मैं राय लें कि नुमान साहब, गवर्नमेंट ने इतना स्पेस छोड़ा इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इन NGOs के लिए, फाउंडेशंस के लिए कि इन्हें याद कर एक काम करना पड़ा। दरअसल बुनियादी जिम्मेदारी तालीम या सेहत प्रोवाइड करना वो तो गवर्नमेंट की है ना। अगर गवर्नमेंट अच्छे स्कूल्स क्रिएट कर दे, वहाँ पर एक माहौल हो, वहाँ से बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ कर निकल रहे हों, फिर वो प्रोफेशनल लाइफ में आएँ, तो शायद इन फाउंडेशंस को ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ाने की ज़रूरत ही ना पड़े। देखें, पाकिस्तान इस वक्त जो टर्शरी एजुकेशन यानी आला तालीम में जो पाकिस्तान का एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कितने लोग ऐसे हैं जिनको आला तालीम मैसर है, उसमें पाकिस्तान वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। कोई 8 या 9% का रेशो आता है, यानी पाकिस्तान की आबादी का सिर्फ 9% के करीब गालिबन तबका ऐसा है जिसको आला तालीम तक रसाई मैसर है। क्वालिटी को तो हटा दें आप, ठीक है। उसके बरक्स जैसे गदार ने भी कहा कि दुनिया पाकिस्तान का अगर सर्वाइवल है, पाकिस्तान को सस्टेन करना है, तो आप ये देख लें, नंबर्स देख लें। हमारी IT एक्सपोर्ट इस वक्त भी $2-3 बिलियन के आसपास है। इसके बरस इंडिया की जो IT एक्सपोर्ट्स है वो तकरीबन 150 से 200 अरब डॉलर के आसपास हैं। आप इससे अंदाज़ा, ह्यूज डिफरेंस है। अच्छा, इससे HR नंबर क्या है, इसके अंडरलाइंग फैक्टर क्या, क्यों ऐसा है? आप ये देखेंगे पाकिस्तान की जो बड़ी IT कंपनीज़ हैं, उन सब के जो नंबर्स हैं, यानी कितने एम्प्लॉई वो रखते हैं अपने पास, वो लेस दैन 10,000 है। 10,000 से भी कम लोग हैं, जो मैक्सिमम बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बरस जो इंडिया की बड़ी कंपनियां हैं, उनके नंबर्स हैं कुछ जिस तरह 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख के हिसाब से नंबर्स हैं। उसकी वजह ये है कि सिस्टम जो है वो इतने IT इंजीनियर्स, इतने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहा है कि वो कंपनी को दे रहे हैं। आज आप एक सर्वे कर लें, पाकिस्तान के किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के पास चले जाएं, किसी भी, और आप चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी के किसी भी डोमेन में ऑपरेट करता हो, आप मालूमात के लिए उनका एक शिकवा हो गया, हमें बंदे नहीं मिल रहे, बंदे ट्रेन। अब जाए सॉफ्टवेयर हाउस एक क्लाइंट को सर्व करेगा, अपना टेक्नोलॉजी सेटअप करेगा, या वो यूनिवर्सिटी चलाएगा। तो एजुकेशन में इतना बड़ा गैप है कि एक तरफ इंडिया की आबादी, मैंने कहा ना कि वहाँ पे एक कंपनी के पास लाखों लोग हैं, हमारे पास पूरी आबादी में इतने लोग नहीं है, तो वहाँ शायद इतने एक कंपनी के पास होगी। ये डिमांड है। दुनिया भर में हो क्या रहा है? दुनिया भर में हो ये रहा है कि एक डिमांड सप्लाई का स्किल गैप है। स्किल लेबर की पूरी दुनिया में शॉर्टेज है। इस वक्त सऊदी अरेबिया की आबादी है 3.5 तक 4.25 करोड़ के आसपास है।
वहाँ के क्राउन प्रिंस ने वली अहद ने अनाउंस किया कि हमारे विजन 2030 के रियलाइजेशन के लिए हमारी आबादी जो हम फोर्सी करते हैं सन 2030 में वो 5 से 6 करोड़ आबादी होगी, यानी मज़ीद आबादी 2.5 करोड़ होगी, जिसमें से तकरीबन आधे हमारे वतन जो हमारे सऊदी होंगे और आधे एक्सपैट्रिएट्स होंगे, यानी तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ एक्सपैट्रिएट जो हैं उनको सऊदीया में लाया जाएगा, जो ज़्यादातर जो है टेक्नोलॉजी और अच्छे और पढ़े लिखे शोबों से होंगे। अब आप सोचिए गल्फ़ की मार्केट्स में एक अलग डिमांड है, एक तरफ आपकी यूरोपियन मार्केट्स में एक अलग डिमांड है। जर्मनी ने अनाउंस ये किया है कि अगले कुछ सालों तक हम 4-4 लाख लोग जो है हम साल के इमिग्रेशन करते रहेंगे। मैं आपको ये स्टेटिस्टिक्स बता रहा हूँ, अच्छा किसी को भी जाहिल आदमी तो किसी को भी नहीं चाहिए। अब आप ये देखेंगे पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी आबादी मौजूद है, सिर्फ एक मसला हमारे पास ये कि वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ क्वालिफाइड पीपल, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी के लोग इनफ प्रोड्यूस हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया। मैं आपको नंबर इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारे लोगों के लिए अवेलेबल हैं, और मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो पेरेंट्स भी हैं, हमारे लोग कहते हैं मुस्तकिल भाई देखें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम क्वालिफाइड लोग नहीं प्रोड्यूस कर रहे, या फिर हमारा लोकल जो स्टैंडर्ड है वो भी इस वक्त सफ़र कर रहा है। देखें हमारे पास तो इस वक्त इंटरनेशनल और लोकल का भी तो एक गैप है ना, इंटरनेशनल और लोकल जो क्वालिटी। देखिए अब ये गैप जो है ना, अगर आप मिसाल के तौर पर लोकल मार्केट में भी काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ऑफर कर रहे हैं अपनी सर्विसेज, तो यू हैव टू बी इंटरनेशनल क्वालिटी। तो उस गैप को आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में भी अगर आप बैठे हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी के बंदे हैं, मिसाल का आपने सैप करना है, वो सैप तो पाकिस्तान से बाहर भी वही होगा और पाकिस्तान में भी वही होगा। तो अभी टेक्नोलॉजी जो क्वालिटी का गैप ये मटेरियल हो गया कि पहले जो होता है ना कि लोकल मार्केट की प्रोडक्ट अलग बिकती है और बाहर मार्केट की, अब ये ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर आप जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो हमारी इंजीनियरिंग IT इंडस्ट्री के लोग हैं, उनसे अगर आप पूछें तो जनरली ओपिनियन उन लोगों का ये है कि हमारी IT और इंजीनियरिंग के यूनिवर्सिटीज़ जो लोग ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करती हैं उसका सिर्फ 10% जो है वो कारआमद है इंडस्ट्री के लायक है, बाकी 90% जो है वो आउटडेटेड है, जो यंग लोग मार्केट में आ रहे हैं। सही, चलें अब ये जो एजुकेशन सेक्टर पर तो हमने बात की, जरा थोड़ी सी बात करते हैं, चूँकि हमारे यहाँ लोगों को सेहत की सहूलियात भी मैसर नहीं है। अब सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट हो गया या दूसरे जो ट्रस्ट हैं वो फिर इसमें किस तरह से काम कर रहे हैं, और क्या सेहत की सहूलियात भी लोगों को इसी तरह जिस तरह तालीम की सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं उसी तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेहमान हमारे साथ ही मौजूद है। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मोहम्मद गज़ाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नौमान अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गज़ाल साहब, ये ब्रेक से पहले हमने एजुकेशन आप लोग किस तरह लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमने देखा, बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं और खराज तहसीन आपको पेश करना चाहिए। लेकिन हेल्थ सेक्टर में जो आपकी सर्विसेज हैं वो उसका आगाज़ आप लोगों ने कब से किया, अभी कितने लोगों को और किस लेवल की आप लोग हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं? 2023 के अंदर सैलानी ने तकरीबन 18 लाख लोगों का मुफ्त इलाज मुआवजा करा, और हम इसके अंदर भी थोड़ी R&D करने के बाद काम कर रहे हैं। हेल्थ में तो काम पिछले 15 साल से हो रहा था, मगर हमने ये देखा कि कराची के अंदर और कराची से बाहर भी मदर एंड चाइल्ड केयर सिस्टम का रिवाज नहीं था। गरीब इलाकों में एक GP डॉक्टर बैठा हुआ है जो कार्ड भी रहा है, टीके भी लगा रहा है, तो और वही सफ़र कर रहा है, और हमें उनको टारगेट करना था काम करने के लिए। तो हमने बहुत बड़ा काम उनके लिए किया। कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद के अंदर हमने मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स खोले, जहाँ पे बच्चों के डॉक्टर, माँ के लिए डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ये लोग बैठे होते हैं। अद्वियात, टेस्ट, तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और उनको टेक केयर कर रहे होते हैं। साथ साथ सैलानी के बहुत अब क्रिकेट सिस्टम की तरह का मॉडर्न लेटेस्ट थैलेसीमिया केयर सेंटर बना हुआ है विद ब्लड बैंक फैसिलिटीज़, मेन गुलशन इकबाल कराची में। अल्हम्दुलिल्लाह 700 के करीब बच्चों को हर हफ्ते वहाँ थैलेसीमिया का ट्रांसफ्यूजन की जाती है। और अब क्योंकि इस मर्ज़ के ऊपर हुकूमत सतह पर कोई काम नहीं हो रहा, रोकथाम के लिए कोई भी चीज़ नहीं हो रही, फलाही इदारे इस पर काम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अपना ज़ाती तौर पर एफर्ट करके इस तरह अगर हम हुकूमत से कुछ ना भी करें बट एटलीस्ट कवानीन इतने सख्त कर दें कि इसके ऊपर काम, क्योंकि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो अब ज़ीरो थैलेसीमिया पर आ गए, मगर अभी तक हम उस पर कर रहे हैं। मगर सैलानी थैलेसीमिया में एक बड़ा काम कर रहा है। इसके साथ साथ हमने पाकिस्तान में जगह जगह आई केयर मोतिया के ऑपरेशंस करते हैं। हमारे कंटेनर्स हैं, 40-40 फीट के कंटेनर्स हैं जो कराची से लेकर खैबर तक और बलूचिस्तान तक ट्रैवल कर रहे होते हैं मुख्तलिफ डेट्स के अंदर। गाँव में देखिए, हमारे यहाँ तो आज भी आँख का मसला होगा, हम जाते हैं मोतिया का ऑपरेशन करा कर आ जाते हैं और अगले दिन काम पे उठ के चले जाते हैं। मगर गाँव देहातों में तो लोगों की आँखें ज़ाया हो जाती हैं, वो तो कुछ सोचते ही नहीं, वो तो कहते हैं आँख ज़ाया हो गई, ख़त्म हो गई। तो हम गाँव देहात जाके लोगों के मोतिया के ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, लोगों को हेपेटाइटिस का इलाज कर रहे होते हैं। अब हम ना हज़रत बशीर फारूक साहब की एक सोच है, कराची में एम्बुलेंसेज के साथ तादाद है, हम रोज़ाना 4 करोड़ रुपये खर्च करते हैं लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए। अगर हम चाहें तो रोज़ की
10 एम्बुलेंस लेना शुरू करें और शहर भर में घुमाते फिरें, सबसे इजी मार्केटिंग भी हो जाएगी। मार्केटिंग तो सोचेंगे ना, शहर में घूम रही रोजाना 10 एम्बुलेंस है, मगर ये सोच नहीं है। हज़रत बशीर फारूकी का विजन है कि यार लोगों को काम करो, पैसों का ज़िया नहीं करो। तो हमने इसलिए अस्पताल नहीं खोले क्योंकि लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं ना, अच्छे अस्पताल प्राइवेट भी चल रहे हैं, NGO भी अच्छे अस्पताल चला रही हैं। हमें किसी अस्पताल में काम होता है तो वहाँ जाते हैं, उनके जो पैसे बनते हैं वो डोनेट कर देते हैं, वहाँ से इलाज करा लेते हैं। एम्बुलेंस चाहिए होती है प्राइवेट की किसी एजी चीपा कोई भी इदारे से हायर करते हैं। शेड फाउंडेशन बहुत बड़ा काम कर रहा है नॉर्थ कराची में, हमारे हॉस्पिटल यानी जो पैसा लोग आपको इलाज की मद में दे रहे हैं, डोनेशन की सूरत में, चैरिटी की सूरत में, वो आप इलाज पर ही लगा रहे हैं। तो नुमान साहब, ये इनके पास जो पैसा इलाज की मद में आ रहा है वो इलाज पर ही लग रहा है। तो जो हुकूमत का हमारा हेल्थ का बजट होता है, अगर ये सही तरीके से लोगों की सेहत पे, लोगों की फलाह पे लगे तो वही इन पर से फिर ये बर्डन कम हो जाएगा। ये वो काम कर रहे हैं जो कि दरअसल हुकूमत को करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि हेल्थ हो, एजुकेशन हो या कोई और शोबा हो, फ्यूचर इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कि हुकूमत ने इन इदारों के साथ मिलकर काम करना होगा। सिंध हुकूमत ने कुछ इदारों के साथ काम करती भी, आई बिलीव, जैसे इंडस हॉस्पिटल है और कुछ इदारों के साथ मिलकर काम करता हूँ। आप ये देखें जिन जिन इदारा, अभी इस गजाल ने लंगर खानों की मिसाल दी ना कि वो लंगर खाने हुकूमत चली गई लेकिन आज भी चल रहे हैं। वो एक प्रोजेक्ट था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कि जिसमें एक प्राइवेट इदारा, NGO प्राइवेट NGO है, ये हुकूमत से मिल के काम कर रही है। आप बाकी जगहों पर भी देख लें। पाकिस्तान का अगर हमने वाकई लोगों को मुश्किलात से निकालना है, अगर हम सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को एक्सटेंड करते रहेंगे, एक्सपैंड करते रहेंगे और हम ये कोशिश करेंगे जो हमारा एग्जिस्टिंग करप्ट निज़ाम है उसी के थ्रू हम ये पैसों को मोबिलाइज़ करते रहें, कभी कुछ नहीं होगा। अगर हम ये समझते हैं कि एजुकेशन हमारी टॉप प्रायोरिटी है तो हमने NGOs और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनके थ्रू ही ये काम करना होगा। NGOs का फ़ायदा ये होता है कि देखें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो उमूमी तौर पर होते हैं या हेल्थ केयर होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में वो कमर्शियल इदारे हैं, उनके पास ये मैकेनिज़्म नहीं होता, ये उनका काम ये नहीं कि मुस्तहिकीन को चेक करें। ये जो NGOs होती हैं इनके पास एक पूरा सिस्टम मौजूद होता है कि लोगों को रिसीव करना, इनके छोटे छोटे इलाकों में इनके ऑफिस बने हुए होते हैं सैकड़ों के हिसाब से, या एप्लीकेशंस आती हैं उसकी वेरिफिकेशन होती है, इवैल्यूएशन होती है और फिर इनको अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि कौन मुस्तहिक है और कौन मुस्तहिक नहीं। इनकी इंटेंशन है तो ये सब ये कर पा रहे हैं ना। अगर गवर्नमेंट भी अपनी इंटेंशन शो करे, थोड़ा इंटरेस्ट ले, तो शायद गवर्नमेंट भी केपेबल। बिल्कुल, लेकिन मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अगर इंटेंशन शो भी करे ना, तब भी गवर्नमेंट के लिए अगर वाकई गवर्नमेंट की इंटेंशन है तो गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप करनी होगी इन इदारों के साथ। सिर्फ अगर जो है गवर्नमेंट ये ग्राउंड पर यही लोग मौजूद, ग्राउंड पर ये लोग मौजूद हैं। और देखें हमारे मुल्क में इनएफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा हैं। अगर सिर्फ गवर्नमेंट अपने मामला को सोचे कि मैं ठीक कर लूँगी तो 200 साल लग जाएंगे, हमारे पास 200 साल नहीं है, हम वैसे ही बहुत पीछे रह गए। अगर हमें फास्ट ट्रैक बेसिस पर डेवलपमेंट करना है तो गवर्नमेंट ने उन इदारों के साथ पार्टनरशिप करनी होगी जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट काम कर रहे हैं, जो कि ठीक काम कर रहे हैं। उसके अलावा तरीक़ेकार चारेकार नहीं है, वरना होगा ये कि हम जो है ना गवर्नमेंट अपना जो है बहुत, आप देखिए हमारे पास कितनी मुख्तलिफ इदारों के रिफॉर्म्स के लिए वर्ल्ड बैंक की, एशियन डेवलपमेंट में कितने इदारों की जो है ना ग्रांट्स आती है, हर थोड़े दिन में अनाउंस हो रहा होता है कि भाई फलानी ग्रांट मिल गई, दिमागी हासिल किया, वो कौन सा इदारा हमारा ठीक हो गया। इस वक्त भी आप देखें गवर्नमेंट के जो इदारे अच्छा काम कर रहे हैं अक्सर और बेशतर, मात्र एक दो को छोड़ के, ये वो हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर है इसके गवर्नमेंट ने इन NGOs के साथ या प्राइवेट सेक्टर के इदारों के साथ काम करना होगा ताकि इनके नेटवर्क को मजीद एक्सपेंड किया जा सके। मिसाल के तौर पर एक इदारा है, एक यूनिवर्सिटी है, एक हेल्थ केयर, एक हॉस्पिटल है, अगर उसकी एक ब्रांच है, 5 ब्रांच है मिसाल के तौर पर, तो किस तरह 5 ब्रांचेस को हम 50 ब्रांचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि इसका फ़ायदा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाया जा सके। दैट इज़ द फ्यूचर। उससे होगा ये भी कि देखें अगर आपकी जो एफिशिएंसी लेवल है वो 100 गुना बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर एडमिन कॉस्ट की बात की, दुनिया भर में एक ग्लोबल एवरेज ये माना जाता है कि जो भी NGOs या इस किस्म के इदारे हैं उनकी जो एडमिन कॉस्ट है वो तकरीबन 10% से नीचे होनी चाहिए, अगर, और ताकि मैक्सिमम 5 और 10% के दरमियान जो है वो एडमिन पे लगे और 90% जो है वो लोगों की डायरेक्ट फलाह बहबूद पे लगे। डायरेक्ट, ये तो इनडायरेक्ट भी लोगों पे ही लग रहा है लेकिन डायरेक्ट लोगों के ऊपर लगे। अब आप ये बताइए कि गवर्नमेंट के एडमिन कॉस्ट कितनी ज़्यादा होती है, वो तो मैं कहा 70% तक बसाव को चली जाती है, तो बचेगा क्या, करप्शन उसके अलावा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने गवर्नमेंट ने, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, अगर आपने एजुकेशन देखें, जो कॉर्नर स्टोन दो बुनियादी चीज़ें वो है एजुकेशन और हेल्थ, और उसके अलावा पानी है। इसके अलावा आप ये देखिए कि हमारा जो रोड वगैरह का निज़ाम है छोड़, इसके लिए जब तक आप पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से पार्टनरशिप में काम नहीं करेंगे तब तक ये मसाइल पाकिस्तान एजुकेशन सेक्टर में तो हम ऐसी पार्टनरशिप्स कुछ देख भी रहे हैं। अभी गवर्नर सिंध ने भी कुछ इदारों के साथ मिलकर IT प्रोग्राम लॉन्च किया, इससे पहले भी 1-2 प्रोग्राम के गजाल साहब ने हवाले दिए। लेकिन ये हेल्थ सेक्टर को क्यों मुस्तकिल इग्नोर कर रही है गवर्नमेंट? उसमें कोई ऐसी पब्लिक पार्टनरशिप के तहत ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम होता नजर नहीं आ रहा है। देखिए मैं समझता हूँ कि हेल्थ सेक्टर में कुछ काम हुआ है, जैसे कि जो इंडस हॉस्पिटल है, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इसमें गवर्नमेंट काफ़ी इन लोगों को सपोर्ट करती है, इनको काफ़ी फंडिंग जाती है और इसी वजह से ये वो इदारे हैं कि जिनके अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है बाकी इदारों की बनस्बत एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन और पॉपुलेशन के लिहाज से वो बहुत कम है, वो बहुत ज़्यादा। देखिए मैं वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ दी ओनली वे ऑप्शन, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहे हेल्थ में हो या एजुकेशन हो। या ऐसा नहीं है कि आपने 5% उनको दे दिया, थोड़ा बहुत काम उनके साथ कर लिया। दिस शुड बी दी प्राइमरी एंड ओनली सोर्स, यही
यही वाहिद तरीका है कि अगर हमने इस मुल्क को सेफ गार्ड करना है, चाहे पैन पाकिस्तान हमने जो प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं, चाहे NGOs हो, कमर्शियल, उनके साथ मिलकर आपने काम करना होगा। अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी चल रही तो उनको ग्रांट दी जाए कि किस तरह, अगर अभी कुछ देर पहले हमने बात की मिसाल के तौर पर कि पाकिस्तान में IT इंजीनियर्स की, IT ग्रेजुएट्स की शदीद कमी है, ठीक है ना जी, हर लेवल के, चाहे वो ईयर 1, 2 साल, 4 साल वाले, हर तरह के लोगों की कमी है। दुनिया भर में इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में इंडस्ट्री का यह कहना है कि जो हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं उसका 10% सिर्फ ऐसा है जो इंडस्ट्री के लिए कारआमद है। तो वो जो 10% कारआमद जिन इदारों से निकल रहे हैं, क्यों ना उन इदारों के नेटवर्क को मज़ीद वसी कर दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ना इंप्रूव हो जाएगी। ये तरीक़ेकार है। वरना अगर हम सब हर इदारों को ठीक करने की कोशिश करेंगे या हमें लगता है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट अपने तौर पर कर लेगी तो कभी ये मुमकिन नहीं होगा। ठीक है, चलें ऐड को भी करो। देखिए, हेल्थ के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि लोग क्यों बीमार हो रहे हैं। हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। सैलानी की बोर्ड ने 2015 में इसके ऊपर वर्कआउट किया और फिर हमने पाकिस्तान भर में RO प्लांट्स लगाना शुरू किए। कि साफ़ पानी मिलेगा तो लोग बीमार नहीं होंगे। अदरवाइज़ वही पैसा हम बाद में हेपेटाइटिस की बीमारियों में और वाटर बोर्ड डिजीज़ में लगा रहे होंगे। आपका सवाल फिर वही आएगा कि यार जब हम कर रहे हैं तो हुकूमत क्यों नहीं करी। हमने इस वक्त आज की डेट तक तकरीबन 480 पानी के RO प्लांट, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर विट्रिफिकेशन प्लांट्स लगाए हैं और मेंटेन रखे हुए, चला रहे हैं। कोई एक भी प्लांट आज की डेट में बंद नहीं होगा, वहाँ से पानी निकल रहा है। अगर मैं इसको वाटर के लेवल पे करूँ तो हम रोज़ाना तकरीबन 2.5 करोड़ पानी के गिलास लोगों को प्रोवाइड करते हैं, साफ पानी के। कराची में भी प्लांट है, तोरखम बॉर्डर के नीचे भी प्लांट है, पंजाब में भी प्लांट है, तो ताकि लोगों को साफ पानी, तो ये साफ़ पानी प्रोवाइड करने का मसला फिर एक बार रहेगा नुमान साहब के लिए मेरे पास। फिर ये गवर्नमेंट क्यों नहीं ये काम कर रही? साफ़ पानी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, फिर इन इदारों की जिम्मेदारी है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर नुमान साहब के सामने सवाल रखते हैं। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद गज़ाल साहब, नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो नुमान साहब, ये ब्रेक से पहले जो ये सवाल साफ़ पानी से मुताल्लिक आया था कि अब पानी प्रोवाइड भी इन इदारों ने करना है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट की प्लानिंग किधर है, इदारे किधर हैं, और ये लोगों को यानी अब अगर उम्मीद लगानी है तो वो फिर हम सैलानी से ही लगाएं या और जो मुख्तलिफ इदारे हैं उन्हीं से लगाते रहें? फिर अनफॉर्चुनेटली हुआ यह है कि जिस तरह आम लोगों ने अपनी उम्मीदें इदारों से लगाई हुई हैं, हमारी हुकूमतों ने अपनी उम्मीदें जो है आलमी इदारों से लगाई हुई हैं। ये एक अलमिया है। इस वक्त पाकिस्तान को 23वें या 24वें जो है वो IMF के प्रोग्राम के अंदर जा रहा है और हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की जो कामयाबी का जो एक दारोमदार उन्होंने बना लिया है, वो कहते हैं कि IMF का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी कामयाबी से मुकम्मल कर दिया। अगर गवर्नमेंट की सिर्फ ये सोच होगी कि हमने IMF का प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया और ये हमारी कामयाबी की निशानी है, तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? देखिए, मुल्क हमारे पिछले 5-6 सालों में कोई 10-12 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए हैं, 5-7 हमारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। तो आप ये बताइए कि कौन जो है इस मुल्क में प्लानिंग करेगा बगैर लॉन्ग टर्म इकनॉमिक प्लानिंग के? कैसे आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं? यानी कि अगर इसको यूँ देखें कि हमारे यहाँ IMF से निजात पाना एक पॉलिटिकल स्लोगन बन गया है, तो भाई पॉलिटिकल स्लोगन के साथ साथ उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आप आज प्लानिंग करेंगे कि भाई हमने 5 या 6 साल बाद जो है IMF से निकलना है, तो उसके लिए आज कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो अगले प्रोग्राम तक आप इस काबिल होंगे कि आपको अगला प्रोग्राम ना लेना पड़े। अगर हमारी सोच ही ये है कि भाई हमने बस IMF का एक लंबा प्रोग्राम लेना है, उसी से हमने पैसे लेने हैं और IMF को हमने IMF के ही पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत रहना है, तो देखिए IMF का पॉलिसी फ्रेमवर्क ग्रोथ फ्रेमवर्क नहीं है। दुनिया भर में पिछले IMF 1944 में बना था, दूसरी जंग अजीम के बाद तकरीबन। उस वक्त से लेकर IMF बना इसलिए था कि उन माशी मामलात में जो मुल्क मुश्किलात में होते हैं उनको जाके उनको बस थोड़ा बहुत ठीक बात करना और उनको फिर चला देना। IMF में कभी ग्रोथ का कोई तस्वुर नहीं होता। मुश्किल से निकालता है या मज़ीद मुश्किल में डाल देता है वैसे तो ज़्यादातर। हाँ, वैसे तो मुझे तो तजुर्बा तो यही बताता है कि ज़्यादा डाल देता है, लेकिन मसला ये ना कि IMF के बाद आप खुद जा रहे हैं ना। IMF ने तो क्या नहीं, क्योंकि आपके पास पैसे ख़त्म हो गए, इंपोर्ट्स करके, याशियाँ करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे तो हमारे पास ख़त्म हो गए। नतीजा ये निकला कि आपके पास IMF के पास जाने के अलावा कुछ चारा नहीं रहता। लेकिन बात ये कि क्या हमारे पास अगले 50 साल भी हम IMF के 24वां प्रोग्राम चल रहा है, तो क्या हम 50वें प्रोग्राम में भी जाएंगे, या हमारे पास कोई ऐसा प्लान होगा कि अगले 5 साल बाद हम IMF से निकल के अपने पैरों पे खड़े हो जाए? वो जो निकलने का प्लान है उसमें एक पॉलिटिकल स्लोगन है कि कशकोल तोड़ दिया है। नुक्ता आगाज़ अभी भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। उसका नुक्ता आगाज़ कहाँ होगा कि भाई हमें ये तो पता है कि हम अगले IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं। हमारे जो नए हमारी टीम है उसने भी कहना कि हम IMF का एक बड़ा और लंबा प्रोग्राम लेंगे। लंबा प्रोग्राम होगा, अभी 3 साल के बाद 5 साल का लेंगे, लेकिन व्हाट आफ्टर 5 ईयर्स? क्या 5 साल बाद भी
हमारे पास कोई ऐसा प्लान है कि उस 5 साल के प्लान के बाद हमें मजीद IMF में जाने की वो प्लान नज़र नहीं आ रहा। IMF में जाने का प्लान तो नज़र आ रहा है कि हम IMF में जाएंगे, 6-8 बिलियन डॉलर लेंगे, उनसे 5 साल का प्रोग्राम भी लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या हमारे पास कोई ऐसा प्लान है कि हमें उस 5 साल के बाद IMF के पास ना जाना पड़े? क्योंकि IMF के जब जाने का मकसद ये है कि आपके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेंगे, आपकी ग्रोथ जो है वो कटेल रहेगी। आप ये बताएं कि एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी 2.5-3% के हिसाब से बढ़ रही हो और उसकी जो शरह नमू हो, जो ग्रोथ रेट हो वो 1-1.5% के आसपास हो, तो वो तो नीचे जा रहा है ना, आबादी आपकी उससे ज़्यादा बढ़ रही है। कोविड के बाद से तो वो फिर नीचे की तरफ ही गया, नीचे एक साथ 6% हुआ था, उसके बाद फिर आपका 2-2.5% हुआ है और लास्ट ईयर गालिबन जो है ब्रेक इवन पे थे हम लोग, या मिनिमल हमारी ग्रोथ थी, लेकिन आपकी आबादी 2.5-3% से बढ़ रही है। तो हम किस तरीके से लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे? आपके पास फिस्कल स्पेस ही नहीं है। आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट अपना साल शुरू करती है वो जीरो नेगेटिव से स्टार्ट करती है। आप कर्जे लेके और कर्जों से मजीद कर्जे लेके, सूद के लिए कर्जे लेकर आप अपना डिफेंस भी चला रहे हैं, अपने बाकी खर्चे भी चला रहे हैं। इस तरीके से मुल्क नहीं चल सकती, इससे सोशल केओस क्रिएट होता है। आपने शुरू में एक सवाल किया था कि क्या लोग जो इन इदारों के पास आते हैं तो क्या जो है वो लोगों के पास वो लोग क्या भिखारी बन गए हैं या क्या वो लोग जो है सिर्फ वक्ती तौर पर आते हैं? देखिए बात यह है कि हमारे पास एक कंटिन्यूस बेसिस से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही है। एक आम आदमी है जिसके पास कोई विजन नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। एक मिडिल क्लास आदमी भी है। आप एक सर्वे कर ले, मिडिल क्लास लोगों के बच्चों के पास भी कैरियर गाइडेंस के कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि आखिर हमने जाना है तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। तो ऐसी सूरत हाल में लोग मायूस हैं, लोगों के पास कोई नज़र नहीं आता। लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं लोगों के एक सिंगल लाइन देखें, मैं हमेशा बच्चों के साथ जब बात करता हूँ तो यही कहता हूँ कि देखें ज़िंदगी में तरक्की करने के सिर्फ 2 ही तरीक़ेकार हैं। या तो आपके बाप के पास बहुत पैसा हो, वो आपको जायदाद दे दे, कारोबार कर दे, या फिर अगर मिडिल क्लास आदमी के बच्चे हैं तो आप तालीम हासिल कर लें। तालीम तालीम तालीम, चाहे हमारी हुकूमत हो या हमारा आम आदमी हो, ज़िंदगी का सिर्फ एक मोटो बनाना होगा, वो है तालीम हासिल करनी है। आप यकीन माने कि आज भी हमारा प्राइवेट सेक्टर उठा लें या बाहर उठा लें, तालीम याफ्ता लोगों के लिए, क्वालिटी तालीम याफ्ता लोगों के लिए नौकरियों की कोई कमी नहीं है। हाँ, आपने धक्का मार को डिग्री ली हुई है कि आप अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ नहीं लिख सकते, एक पैराग्राफ नहीं कर सकते, 2 अल्फाज नहीं बोल सकते, या आपको कोई बेसिक कंप्यूटर स्किल्स भी नहीं है और आप कहें कि जी मैं ग्रेजुएट हूँ, तो ऐसे लोगों का ना आज कोई ज़रूरत है इकॉनमी को, ना फ्यूचर में ज़रूरत होगी। तो क्वालिटी तालीम इज़ इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो गज़ाल साहब, ये जिस तरह हमारा मुल्क बार बार IMF के एक के बाद 24वां प्रोग्राम में ये लेने जा रहा है, आपके पास जो लोग ये इमदाद के लिए आते हैं, जिस तरह भी आप लोगों ने बरसर रोज़गार लोगों को किया, तो ये इस तरह के रिपीटेटिव केसेस आते हैं कि एक बार आपने किसी की मदद की और वो इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से या किसी भी वजह से फिर वो नहीं अपने उस काम को कंटिन्यू कर सका, फिर आपके पास वो दोबारा आए और दोबारा से आपको उसको मदद करनी पड़े? मैं माहिर मैशत तो नहीं हूँ, ये तो आपके अपने काम से, खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं एक बात बड़ी आसान से कहता हूँ कि हमारे रिक्शे वाला भी की रिकवरी भी 97% होती है। अच्छा, क्यों होती है? क्योंकि वो सस्टेन हो जाता है और हमारा रिक्शा देने का फोकस भी होता है कि वो अब उसके घर में दोबारा बेरोज़गारी नहीं होगी। अच्छा। और हम साथ साथ ये भी कह रहे होते हैं कि भाई कहीं कोई मसला होता है हम आपके साथ खड़े हुए, तो हमारे तो लोग सस्टेन हो जाते हैं। शायद नियतों का भी फ़र्क होता है। हम जब लोगों को रिक्शा देते हैं, कोई भी रोज़गार के लिए देते हैं, इवन IT भी पढ़ाते हैं। अभी मुझे एक बात याद आई, रमज़ान की थी, हमारे चेयरमैन मौलाना बशीर फारूकी साहब मुल्क से बाहर थे। एक हमारा स्टूडेंट मिला उनको, वो स्टूडेंट 2018 में हमसे पढ़ के गया था। एक खैबर एजेंसी का किसी जगह का बच्चा था, वो 6,000 रुपये पे कराची में काम कर रहा था। अच्छा। किसी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट भी था, कोई पढ़ रहा था ऐसा कुछ। आज वो लड़का UAE में कमोबेश माहाना 50,000 दिरहम कमा रहा था। तो ये वो था कि उसकी नीयत भी थी कि मुझे काम करना है। और आज वो सोचें कि वो 6,000 रुपये कमाने लड़का जब पाकिस्तान अपनी फैमिली को पैसा भेजता होगा तो कितना बड़ा ज़र मुबादला बन रहा है। तो हमने हमारे हर साहिल को जो मदद लेने आ रहा है, टेम्प्रेरी मदद लेने आ रहा है, या उसको ये समझाते हैं कि ये पैसा तुम्हें वापस देना है, अगर आज पढ़ रहे हो तो वापस देने का सोचो। आपके इदारे से जो लोग पढ़ के निकल रहे हैं उसमें कितने % लोग फिर पाकिस्तान में रह के काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए फ्रीलांसिंग बहुत बड़ी तादाद में फ्रीलांसर जनरेट हो रहे हैं और अभी भी बड़ी तादाद पाकिस्तान में ही है और फ्रीलांसर्स हैं। देखिए ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन करनी है, जो नुमान भाई ने बात शुरू में करी, पाकिस्तान को अगर अपनी इकनॉमी को स्टेबिलिटी लानी है, हम 20 पे बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन करो, चाहे वो IT में करो, हॉस्पिटलिटी में करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रेन करो। जब आपकी ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन हो जाएगी तो वो आपके अपने लिए काम होता जाएगी। बिल्कुल। तो अब नुमान साहब, यहाँ से अगर कोई एक स्किल्ड पर्सन निकल भी रहा है, वो फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, तो पाकिस्तान में तो फ्रीलांसर्स के लिए भी कितने इशूज़ हैं। वो अमेज़ॉन पर काम नहीं कर सकते, वो पेपाल अभी तक पाकिस्तान नहीं आया। ये जो गवर्नमेंट लेवल के इशूज़ हैं, जो हर्डल्स हैं,
इस पर भी तो गवर्नमेंट को ये रुकावटें दूर करने की ज़रूरत है कि चलें ये लोग पढ़ाई करके तो ये प्रोफेशनल्स निकाल रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में कैसे काम करें? नहीं, बिल्कुल ठीक है आपने कि इससे इकोसिस्टम कहा जाता है कि जब आप किसी इंडस्ट्री को तरक्की देना चाहते हैं तो उस वक्त उस इंडस्ट्री को आपको मैंने हसूल मजमू जो है ना, हमारी ऐसे आपको मिसाल देता हूँ कि अक्सर एक बार ट्रेंड लोग कहते हैं हम IT पार्क बनाने जा रहे हैं। मुझे गवर्नमेंट के कुछ लोगों से मुलाकात हुई, मैं कहा आपका क्या प्लान है? कहते हैं हम IT पार्क बनाएं। मैं कहा IT पार्क से मुराद क्या है आपकी? तो खामोश हो गए। IT पार्क क्या सिर्फ एक बिल्डिंग का नाम है, इस पर IT पार्क का बोर्ड लगा दिया जाए? या IT पार्क का मकसद, जो दुनिया भर में IT पार्क होते हैं उसका मकसद ये होता है एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो, ऐसी वो जगह जहाँ पे IT की एजुकेशन भी होती है, IT के वेंचर कैपिटल फंड्स भी होते हैं, IT के इंक्यूबेटर्स भी होते हैं, IT की ट्रेनिंग भी होती है, IT कंपनीज भी होती हैं, हत्ता कि IT ग्रेड्स के रहने का इंतजाम होता है, उनके लिए ऑफिसेज होते हैं, वर्किंग स्पेसेस। ये पूरा इकोसिस्टम जब तक नहीं होगा, फिर आपके पेमेंट्स हैं, ऑनलाइन पेमेंट सारा सिस्टम है। तो कहने का मकसद ये कि हमारा जो IT का शोबा है, एक जो हमने बात की HR की बात की, लेकिन हमारा दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास IT का इकोसिस्टम जो है ये मौजूद नहीं। नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारे लोग जो हैं हमारे पास जो IT प्रोफेशन को परसू भी करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर वो 8 या 10 लोगों का छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस बनाए, लेकिन अगर उसका ये पूरा सिस्टम अगर ठीक काम कर रहा हो तो वो इसी को जो है वो 100 या 200 तक लोगों को भी लेके जा सकता है। हायरिंग की कोई कमी नहीं है, काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन मसला किस चीज़ का है कि आपके पास वो एक क्वालिटी जो है वर्किंग स्पेसेस मौजूद नहीं है, आपकी सड़कों के मसले हैं, पेमेंट गेटवेज मौजूद नहीं है, आपकी कम्यूटेशन के मसले हैं, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर के मसले हो जाते हैं, आपके पास ऑफिस स्पेसेस अवेलेबल नहीं है। अगर हम समझते हैं कि हमारे पास आज से 5 साल बाद 2 लाख IT ग्रेजुएट्स होने चाहिए मिसाल के तौर पर, तो हमें सोचना होगा कि हमें 2 लाख IT के वर्कर्स चाहिए, तो हमारे पास उसके लिए कितनी यूनिवर्सिटीज़ चाहिए होंगी? मिसाल के तौर पर अगर एक यूनिवर्सिटी 4000 निकालती है तो आपको 50 यूनिवर्सिटियाँ चाहिएंगी IT की, जो 50 यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं आपके पास। अगर 50 यूनिवर्सिटियाँ निकालेंगी तो उसका कितनी ऑफिस स्पेस चाहिए होगी, कितने इंक्यूबेशन सेंटर्स चाहिए होंगे, कितने VC फंड्स चाहिए होंगे आपके पास। ये पूरा इकोसिस्टम इस तरीके से क्रिएट किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। ये मास्टर प्लानिंग है जो हमारे पास मिसिंग है। जब तक आपके पास प्लानिंग का फुकदान रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन का सवाल ही बात है। बेहतरीन प्लानिंग चाहिए आपको, 5 से 10 साल का प्लान चाहिए हर इंडस्ट्री का स्पेसिफिकली, और साथ ही साथ उसका फिर एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म। ये 2 चीज़ें करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी बात मैं कहूँ कि हम जब मेलिंडा और गेट्स फाउंडेशन से मिलते हैं ना, तो अब वक्त है कि पोलियो की बात ना करें, उनसे बात करें कि IT पार्क्स में आओ, हमारे साथ काम करो, हमारे साथ वर्चुअल फंड्स पे काम करो, ताकि सस्टेनेबिलिटी आए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो जब ही चेंज होएगा और जब ही चीज़ें बेहतर हो सकेंगी। ठीक है, चलें, ये तो एक हेल्दी नोट पे आपने गुफ्तगू का अख्ताम कर दिया, लेकिन नुमान साहब अब इस गवर्नमेंट से हम आखिर में ज़रा क्या उम्मीद लगाएं? ईद के बाद कुछ मामला अब बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? देखें, अभी तो हमारी गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है IMF। तो IMF से जब ये IMF से नेगोशिएशन स्टार्ट होंगी, अभी तो आखिरी ट्रांच की बातचीत चल रही है, अगला प्रोग्राम जब IMF से जब हमारी नेगोशिएशन स्टार्ट होगी, जिस किस्म की कंडीशनैलिटी जून या जुलाई में है, इसको अगर आप जियो पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स में देखा जाए तो इस वक्त जो है अमेरिका बहुत सारी कंट्रीज़ को जो है अपनी तरफ रखना चाह रहा है कि दोबारा हम एक सॉर्ट ऑफ कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन में है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि, और IMF की जो पॉलिटिकल टेंडेंसीज हमें पता ही हैं, तो वो कहना कि मुझे लगता है कि अमेरिका बहादुर के आशीर्वाद से जो है हमें IMF का अगला प्रोग्राम मिल जाएगा। और इसी तरह वक्ती तौर पर हमारा काम चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है वक्ती तौर पर प्रोग्राम मिलना हल नहीं है। अब देखते हैं हमारा मसला कब हल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजाल साहब, नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।